जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। जराये के हवाले से खबर है कि रविंदर रैना को पार्टी के सदर के ओहदे से हटाया जा सकता है और एक दो दिन में जम्मू कश्मीर बीजेपी को नया सदर मिल सकता है। बीजेपी के जराये का कहना है कि रविंदर रैना साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए राजौरी अनंतनाग लोकसभा हल्के के लिए पार्टी उम्मीदवार हो सकते हैं, लिहाजा इन्हें सदर के ओहदे से फारिग किया जा सकता है और इन्हें अपनी मुमकिना नशिस्त पर पूरी तवज्जो मरकूज करने के लिए कहा जा सकता है। सही बात है कि जम्मू कश्मीर में सभी इलेक्शंस यहां पर ड्यू हैं। 2024 से पहले पंचायतों का और लोकल बॉडीज का इलेक्शन ड्यू है। हम उसमें बेहतर स्थिति में आ पाए, इसके लिए कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। किसको कौन सी जिम्मेवारी है देनी है, तो मुझे लगता है कि पार्टी इस पर निर्णय कर सकती है। ये पार्टी का अधिकार है और पार्टी किसी भी वक्त समय और परिस्थितियों को देखते हुए इस पर करती है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि अभी पूरा कंफर्म है, लेकिन जराये कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट है उसमें भी रविंदर रैना को रिलीव किया जाए, उनको इलेक्शन लड़वाया जाए। आपका नाम भी इसमें एक प्रोबेबल है कि आपको जिम्मेदारी से दी जा सकती है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि आप उसके लिए मानसिक तौर? देखिए, इससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। पार्टी अगर कोई निर्णय लेती है, पार्टी अगर किस प्रकार से कहती है तो स्वीकार करना स्वाभाविक बात है। तो अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, मैं आपकी जानकारी के लिए। यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या पार्टी तैयार है आगे की चुनौतियों को करने की? बिल्कुल, पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहती है। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसा था जो लोगों के बीच में रहा। हम भी लगातार पिछले एक महीने से लोगों के संपर्क में हैं, घर घर प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान योगा दिवस मनाया गया, इस दौरान पंडित ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिन मनाया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। दो बड़े नेता हमारे जो गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर आके संबोधन किया। ये भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है। पिछले दिनों हरदीप पुरी जी भी आए थे, उन्होंने भी लोगों से संपर्क किया और की वोटों से उन्होंने मिला है। तो स्वाभाविक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, अभी रविंदर रैना ने कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा टाइगर अभी जिंदा है। आप पॉलिटिकल बहुत सीनियर लीडर हैं पार्टी के, ये क्या, इसका मीनिंग क्या है? ये आप रविंदर रैना जी से ज्यादा पूछें तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। आप क्योंकि सीनियर हैं, आप उनके साथ क्लोजली रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्या उनको कोई मैसेजिंग देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि पॉलिटिकल हालात को देखते हुए उनका एक अपना कद है। उन्होंने पार्टी को लगातार 5 साल यहाँ पर नेतृत्व किया है, तो उसी तरीके से उन्होंने इस प्रकार के उनके स्वभाव की बात भी है कि उन्होंने इस प्रकार का मैसेज किया है। क्योंकि 5 साल कंटिन्यूसली हो गए हैं उनको, और अब पार्टी हो सकता है वो उनको चेंज कर ले और दूसरे को दे दे। क्या आपको लगता है वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं चेंज भी हुआ तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ? बिल्कुल, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं और पार्टी में लगातार उन्होंने काम किया है। अच्छे एमएलए के रूप में भी उन्होंने अपना काम निभाया है। तो उनका कहने का यही मतलब है कि मैं लगातार लोगों के बीच में रहूंगा। तो आपको लगता है कि उनके खिलाफ कोई बात हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मिल करके काम करते हैं, टीम वर्क के नाते काम करते हैं। और उधर इस पर रिएक्शन भी आया है। पीडीपी तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा है कि वो ये समझने से कासिर हैं कि रविंदर रैना टाइगर थे ही कब। उन्होंने कहा कि रविंदर रैना ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, मगर उन पर खरा उतरने में वो नाकाम रहे हैं। रैना साहब का ट्वीट है, वैसे वो तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही है, या किसको जिंदा कहा है, या किसके लिए क्या कहा है। लेकिन जहां तक मेरी समझ काम करती है, मैं तो समझता हूं कि जिस दिन अमित शाह साहब की रैली थी और भीड़ ये कम जुटा पाए, तो शायद उसकी गाज इन पर गिरने जा रही है, क्योंकि अचानक से ये बात निकल के सामने आई है। और दूसरी तरफ भी हो सकता है गुटबाजी भी हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से जरा है कि दूसरी पार्टी को कमजोर करना, लेकिन जो आप दूसरों के साथ करते हो अपने साथ भी हो जाता है। तो अब ये जो उनका बयान ट्वीट पे जो 4 लाइनें लिखी है उन्होंने, टाइगर अभी जिंदा है। अब वैसे तो अगर रैना साहब खुद को कह रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है, तो मुझे पहले भी नहीं लगे कहीं से टाइगर, क्योंकि इनकी कोई सुनता नहीं। वो इसलिए मैं कहता हूं, उन्होंने बहुत सारे वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे कि मैं टोल प्लाजा उखाड़ दूंगा, टोल प्लाजा नहीं रहेगा, दिल्ली में पक्के हो जाएंगे, बहुत सारी बातें की थी। तो इनमें से कोई हुई तो नहीं। अब मुझे ये नहीं पता ये टाइगर अभी जिंदा है या नहीं है, या टाइगर कहा किसको गया है।
तो इसके बारे में तो रविंद्र रैना साहब ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात ये बड़ी क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंदर की कला है, जो अंदर की लड़ाई है, आज सड़कों पर और ट्वीटों पर नजर आनी शुरू हो गई है। तो आपको लगता है क्या कि ये जो कला है या जो उथल-पुथल है, ये अपने फेलियर्स को संभालेंगे? देखिए, ऐसे की उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर जो इनके अंदर की बात है वो बाहर आएगी, लोगों तक वो पहुंचेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि लोग अपने लोगों के घर में, पड़ोसियों के घर में ये कुछ करके बड़े खुश होते थे, तो ये सब भूल जाते हैं कि अपने घर में भी ये बातें होंगी। लेकिन आज इनके घर में भी ये जो चीज है, अंतर कला है, वो सामने आई है। और वहीं एनसी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी शेख बशीर अहमद ने जम्मू कश्मीर यूनिट में पार्टी के ढांचे में आला सतही तब्दीली करने के मुबैना इकदाम पर बीजेपी पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस इकदाम का खातिरख्वाह सियासी फायदा नहीं होगा, क्योंकि पार्टी अवामी हिमायत खो चुकी है। एनसी लीडर ने रविंदर रैना को एक अदाकार करार दिया। ये जाती उनका अंदरूनी मामला है, वो किसको क्या बनाते हैं, लेकिन सदर जो होता है वो एक आईना होता है किसी भी पार्टी का। वो जब बात करता है तो एक किस्म का पार्टी की पॉलिसी और प्रोग्राम उसके सामने होता है। तो रविंदर रैना साहब चूंकि जब से सदर बने हैं वो वंडरफुल आदमी है, तो अब अगर उन्होंने बीजेपी ने सोचा है कि इसको चेंज करना है, तो उनकी जो पार्टी के ज़ाब्ते और वो हैं वो उनको अपनाएंगे। परसों ही मैंने पढ़ा कहीं कि भाई बीजेपी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो महसूस करते हैं कि सदर को बदला जाए, और बदलते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि शायद कोई नया चेहरा भी आ सकता है जो पार्टी के साथ पहले नहीं था। उसमें कोई इशारा ऐसा भी है। तो आने वाले चुनाव के तहत हो सकता है बीजेपी के अंदर वो तब्दीली करें। और जो ट्वीट है उसका कि टाइगर अभी जिंदा है, उसको भी लगा होगा कि मेरे ऊपर कुछ आ गया, किसी ने किसी को तो बलि का बकरा बनना है, तो हो सकता है वो सोचेंगे कि इसको चेंज करो, हो सकता है उससे हालात बेहतर हो जाएं। तो रविंदर रैना के इस ट्वीट पर कि टाइगर अभी जिंदा है, इस पर अब एक तरह से सियासत भी हो रही है और सियासी बयानबाजी भी हो रही है। अपोजिशन का भी इस पर बयान आया और अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि इस ट्वीट के पीछे मकसद क्या कुछ हो सकता है, या इस ट्वीट के में जो बात कही गई है इसका क्या कुछ मकसद हो सकता है। और इस पर न्यूज़ 18 जेकेएलएच ने भी इस ट्वीट को समझने की कोशिश की है। बाकायदा जो सियासी रिएक्शन है वो भी लेने की कोशिश की गई है। सीधे जम्मू का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी समीर भट्ट इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जब से सुबह से हम देख रहे हैं कि रविंदर रैना का जो ट्वीट आया था और उस ट्वीट में लिखा था कि टाइगर अभी जिंदा है, इसके बाद से लगातार अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। आपने भी कई सियासी लीडरों से बातचीत की है, अपोजिशन लीडरों से बात की है, बीजेपी के जो वरिष्ठ लीडर हैं उनसे आपने बात की है। आखिर इस ट्वीट का मतलब क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, हमने दिन भर इस ट्वीट का मतलब समझने की कोशिश की, और जो हमें समझ में आ रहा है, देखिए दो बातें हैं। जो रविंदर रैना है वो जम्मू में नहीं है, बाहर गए हैं। अशोक कोल जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है पार्टी के, उनके साथ संघ की एक बैठक है हरियाणा में, वहां पे गए हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, फोन किया, व्हाट्सएप पे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दी। लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि ये जो टाइगर जिंदा है ट्वीट किया है, इसका मतलब साफ है रविंदर रैना का कि वो जो एक सोशल मीडिया पे या ऐसी खबरें चर्चा में आ रही हैं कि उनको हटाया जा सकता है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। उनके जो समर्थक है वो दावा कर रहे हैं कि रविंदर रैना बिल्कुल भी यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो रहेंगे और 24 के इलेक्शंस तक वो रहेंगे। उनका ये दावा है कि रविंदर रैना है, उनकी जो लीडरशिप है जम्मू कश्मीर में, उससे सेंट्रल लीडरशिप बहुत खुश है, और इसलिए वो ये जो बातें हो रही कि उनको हटाया जा सकता है उसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन उनके जो यहाँ पे बीजेपी के कुछ नाराज लोग जो उनके स्टाइल ऑफ वर्किंग से खुश नहीं है और उनसे चेंज चाहते हैं, वो कहते हैं कि जब अमित शाह की यहाँ पे रैली हुई थी उसमें इतनी भीड़ नहीं जुटी है, उससे भी सेंट्रल लीडरशिप नाराज है। और जो रविंदर रैना है वो कभी ऐसा स्टैंड लेते हैं जो कि
बीजेपी लीडरशिप को पसंद नहीं है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो एलजी मनोज सिन्हा है यहाँ पे, जी। उनके साथ भी रविंदर रैना की पहले से बनी नहीं है। उनकी जो आपस में जो इक्वेशन है वो कोई अच्छी नहीं है। उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा जा रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप को, जो बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, उनको ये भी कहा था कि बीजेपी के जो स्टेट लीडर, जो जेएनके यूनिट की लीडरशिप है, उनके जो बयानात आते हैं या जो उनके कदम होते हैं वो सही नहीं है। वो उनकी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को टारगेट करते हैं, जो गलत बात है। इसी तरह से अगर बीजेपी की जो लीडरशिप यहाँ की है, उनकी एलजी मनोज सिन्हा के गवर्नमेंट के साथ या उनके ब्यूरो जो उनके ऑफिसर्स है उनके साथ ज्यादा बनी नहीं है। और आपको याद दिला दूं, प्रॉपर्टी टैक्स हो, डिमोलिशन ड्राइव हो, या बहुत सारे मुद्दों पर दोनों जो एलजी ने मूव किया, उस पे बीजेपी के लीडरशिप ने यहाँ पे अपोज किया, और उसमें रविंदर रैना बहुत आगे थे। उनके रविंदर रैना पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने टोल टैक्स जैसे मसले पे, डेलीवेजर्स के मसले पे और बहुत सारे असले बाकी मसलों पे खुद ही दावे शुरू कर दिए और ये कहा कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम टोल टैक्स जो यहाँ पे लग रहा है, टोल प्लाजा जो लगे हुए हैं, उनको हम हटवा देंगे, हम डेलीवेजर्स को यहाँ पे परमानेंट करवाएंगे। तो उससे भी एलजी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ये बयानबाजी गलत है, ये बचकाना बयानबाजी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी एलजी और बीजेपी की लीडरशिप को, ये जो स्टेट जेएनके लीडरशिप है, उनकी बहुत ज्यादा बनी नहीं है। तो कहा जा रहा है ये भी कि अमित शाह के सामने भी एलजी ने रविंदर रैना की शिकायत की थी। हो सकता है उसका भी कोई फॉल आउट हो। ये देखिए, हम जो ये बात कर रहे हैं ये स्पेकुलेशन पर है और जो जराए से हमें पता चल रहा है। इसमें क्या सदाकत है वो तो आगे वाला दिनों में पता चलेगा। एक और ये खबर आ रही है कि 6 और 7 तारीख को दिल्ली में इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, जिसमें 4 लीडरों को इनवाइट किया गया, जिसमें अशोक कोल है, जुगल किशोर है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है और लद्दाख के जो एमपी हैं उनको बुलाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट मीटिंग कहा जा रहा है कि इसी बारे में है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल चेंज है उसको किस तरह से किया जाए। दूसरी बात, जो अपोजिशन है, देखिए अपोजिशन को एक मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल, अब अगर बीजेपी में ये चीजें हो रही है और रविंदर रैना को सफाई देनी पड़ रही है कि टाइगर अभी जिंदा है, तो पार्टी जो अपोजिशन पार्टी उनको मुद्दा मिल गया। वो तो रविंदर रैना या बीजेपी की लीडरशिप के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो उनको आज और ज्यादा मौका मिला। तो उनका ये कहना है कि भाई अगर आप टाइगर हो तो आपने टाइगर जैसा काम क्या किया है, आपने जो वादे किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। आप सिर्फ बोलते रहे कि हम वो भी एलजी से करवाएंगे, ये भी एलजी से करवाएंगे। तो आपने करवाया क्या? आप पिछले 3-4 साल से तो कोई ऐसी चीज नहीं दिखी कि आप टाइगर तक रहे हो। तो आपको ये कहना कि आप खुद ही अपने आप को टाइगर कह रहे हो, तो ये तो अजीब सी बात है। और दूसरे तरफ जो अपोजिशन के कुछ लीडर ये भी कह रहे हैं कि अब रविंदर रैना अगर खुद अपने आप को टाइगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है उन पर दबाव है, उन पे दबाव है, उन पे प्रेशर है, और प्रेशर इतना है कि अब उनको खुद ही कहना पड़ रहा है कि मैं टाइगर हूं, मुझसे कोई छेड़ नहीं सकता, मैं बहुत ताकतवर हूं। ये एक फ्रस्ट्रेशन उनको है। कई लोग उनको एक्टर मानते हैं। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि अपोजिशन को एक मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल समीर, आपने बहुत सही कहा कि अपोजिशन को एक मुद्दा मिल गया है, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है, इस ट्वीट पर अलग अलग कयास भी लगाए जा रहे हैं। और आप सुबह से ही कई लीडरों से आपने बात की, उनका अलग अलग रिएक्शन है। एक सोर्सेस के जरिए एक जो और खबर थी समीर, इसी खबर से जुड़ी हुई, कि क्योंकि अब 2024 के लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, हो सकता है रविंदर रैना को बीजेपी अपना कैंडिडेट राजौरी और अनंतनाग लोकसभा हल्के से बना सकती है। शायद इस वजह से भी इसमें एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है। कुछ इस तरह की भी सोर्सेस से खबर थी। देखिए, सियासत में सब कुछ हो सकता है। महाराष्ट्र में देखिए आज क्या हुआ है। बिल्कुल, किसी को क्या कल तक या आज सुबह तक ये समझ आता था या लग रहा था कि अजित पवार इस तरह की खेल खेलेंगे। बिल्कुल, तो खेल हो रहे हैं। सियासत खेल का ही नाम है। सियासत में खेल सबको, हर कोई खेला ही हो जाता है। तो यहाँ कौन सा खेला होगा ये तो पता नहीं है। लेकिन रविंदर रैना को राजौरी, अनंतनाग, आप देखिए ना, कुछ दिन पहले की बात है, तकरीबन 1 हफ्ता तक रविंदर रैना कश्मीर में थे और ज्यादातर वक्त अनंतनाग में गुजारा। पहले अगर आप पहले रिकॉर्ड देखें तो इतना वक्त उन्होंने कश्मीर में या अनंतनाग, कुलगाम डिस्ट्रिक्टों में नहीं गुजारा है। आज पहली बार तो मैंने उनसे बात की, मैंने बोला क्या बात है कि आप कश्मीर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा विजिट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि सियासत में बहुत सारी चीजें होती हैं जो समझनी चाहिए। तो समझ इसमें यही आ रही है कि देखिए, कुछ दिनों पहले से ही ये चर्चाएं हैं कि जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है अनंतनाग राजौरी में, क्योंकि रविंदर रैना
राजौरी से ताल्लुक रखते हैं, बेसिकली वो राजौरी के हैं और राजौरी में उनका अपना पकड़ है। अनंतनाग में भी वो दौरे कर रहे हैं और अनंतनाग में जो गुजर्स हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं या पहाड़ी लोग हैं, उन पर ज्यादा उनका फोकस है। और राजौरी में भी यही बात है, अगर आप राजौरी में देखें तो पहाड़ी इलाके, पहाड़ी स्पीकिंग बहुत है, गुजर्स हैं वहां पे, उन पर ज्यादा फोकस है। हिंदू कम्युनिटी पर तो है ही, हिंदू कम्युनिटी उनके साथ पहले से, लेकिन गुजर्स हैं, पहाड़ीज हैं, उनको वो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप उनके वीडियोज देखें, जो वो सोशल मीडिया पे अपने वीडियोज डालते हैं अपने ट्विटर पर, तो कुछ दिनों से वो लगातार ऐसी वीडियो डाल रहे हैं जिसमें वो किसी के को गले लग रहे हैं, किसी जो पहाड़ी स्पीकिंग है, कुछ गुज्जर लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, उनके साथ मजाक कर रहे हैं, उनके साथ डांस कर रहे हैं। तो इस तरह अनंतनाग के दौरों को उन्होंने जबरदस्त ट्विटर पर डाला। तो ये जो सारी चीजें होती है एक प्रोसेस का हिस्सा है। और ऐसा कहा जा रहा है जो बहुत दिनों से कि जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसमें रविंद्र रैना को लड़ाया जा सकता है और सरकार तो बीजेपी उस पर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लेकिन बिल्कुल समीर, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है और इसके पीछे की असल वजह क्या है, हालांकि इसमें तो बहुत से कयास लगाई जा रही हैं, कयास आराइयां चल रही हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। जिस तरह से आपने बताया कि 7 तारीख को दिल्ली में कश्मीर के बीजेपी यूनिट की एक अहम मीटिंग हो सकती है, कश्मीर के बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, लीडर्स हैं, वो उसमें शामिल होंगे। तो आने वाले दिनों में जो इस ट्वीट के पीछे का राज है वो एक तरह से खुलकर सामने आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल से बातचीत करने के लिए। चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बैंक स्कैम से आम इंसानों की जिंदगी जहन्नुम बनती जा रही है। बैंक फ्रॉड का बढ़ता दायरा, बैंक फ्रॉड का शिकार होते लोग। कांगड़ा में सामने आया बैंकिंग फ्रॉड का ये मामला अपने आप में ही नायाब है। एक ऐसा केस जिसमें अपनी पत्नी ने अपने पति को पीट पीट के मार डाला। पत्नी के हाथों शौहर का कत्ल, पत्नी ने किया इंसानियत को शर्मसार। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का गला घोंटती देखिए हमारी ये तफ्तीश। देखिए तफ्तीश में रविवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। ऊना के सेंसोदाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन दिखाया गया, जिसमें पीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में एकजुट होकर काम करने के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं से आम जन के साथ संपर्क बनाने का आह्वान किया। मनाली में बीजेपी के महा जनसंपर्क अभियान का आगाज किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लोगों को बीच जाकर उन्हें मोदी सरकार के 9 सालों का कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। नाहन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी की ओर से देश भर में पार्टी के बूथ सुक्खू सरकार पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का हमला। आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले में बोला है हमला। निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारियों को बहाल करे सरकार। जयराम ठाकुर ने मांग की है 6 महीने में करीब 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार ने नौकरी से निकाला है। तो सुक्खू सरकार पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बड़ा हमला, उनका बयान भी सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले गारंटी दी थी कि अब हिमाचल प्रदेश के 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हर रोज हम खबर सुन रहे हैं, खबर देख रहे हैं कि आज इतने नौजवानों को जो आउटसोर्स पर लगे थे नौकरी से निकाल दिया गया। और हाल ही में हम देख रहे हैं कि लगभग 2,000 कर्मचारी जो आउटसोर्स में लगे थे और कोविड के दौरान लगे थे, जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके प्रदेश के लोगों के जीवन को बचाने के लिए काम किया, उनको भी।
और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे, सीधे शिमला का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो सुक्खू सरकार पर एक तरह से हमले बोलता रहता है और अब बैठे बिठाए अपोजिशन को एक और बड़ा मुद्दा आउटसोर्स कर्मचारियों का एक तरह से मिल गया है और इस पर सरकार ने कर्मचारियों को लेकर, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर जो कार्रवाई की है उस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बड़ा हमला बोला है। बिल्कुल अबू, आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा हमेशा ही हिमाचल प्रदेश में पिछले हम कहें तो एक दशक से बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। चाहे वो पूर्व की वीरभद्र सरकार के समय का हो, जब एक बड़ा आयोजन राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में किया गया था। उस वक्त आश्वासन दिया गया था वीरभद्र सरकार की तरफ से कि आउटसोर्स के लिए कुछ अस्थायी नीति बनाई जाएगी, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जयराम सरकार, पूर्व की सरकार पूरे 5 साल आउटसोर्स के ऊपर खेलती रही और अंत तक कोशिश जयराम सरकार की तरफ से ये बताया गया, जनता को कोशिश दिखाई गई कि आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ और अब दोबारा से आउटसोर्स का इशू आ गया है। क्योंकि जैसे ही सुक्खू सरकार बनी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, आउटसोर्स के कर्मचारियों के, चाहे वो जल शक्ति विभाग हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो या फिर अलग अलग PWD डिपार्टमेंट हो, इन विभागों में जैसे ही ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता था कंपनी डिपार्टमेंट के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मी बाहर निकल रहे हैं, दोबारा से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ठेकेदार के अंडर ये कर्मचारी आते हैं और सरकार ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रही है। खासकर जल शक्ति विभाग की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला गया। निकाला क्या गया, हम कह सकते हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया, जिसके बाद स्वतः ही उनकी सेवाएं खत्म हो गई हैं और इसी मुद्दे को अब भाजपा बुनाने की कोशिश कर रही है। दरअसल जो फोकस नेता प्रतिपक्ष का है वो उन आउटसोर्स कर्मचारियों का है जो स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। खासकर नर्सों की अगर बात करें हम, तो पिछले कोविड के दौरान जब पूर्व सरकार थी तो उस समय इन आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, स्वास्थ्य विभाग में इनकी नियुक्तियां की गई थी और हालांकि टेम्परेरी बेस पर उस वक्त नियुक्तियां की गई थी और ये कहा गया था, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था कि केवल जब तक कोरोना संक्रमण है और ये महामारी है तब तक इनकी सेवाएं ली जाएगी। लेकिन फिर पूर्व सरकार ने इनकी सेवाओं को देखते हुए कंटिन्यू आगे किया और वर्तमान सरकार में भी ये चला हुआ था। लेकिन अब पिछले 6 महीनों से अब बार बार ये स्वास्थ्य कर्मी सचिवालय आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, इनको 2 महीने की एक्सटेंशन मिल रही है, 3 महीने की एक्सटेंशन मिल रही है और दोबारा पिछले दिनों अभी सचिवालय में आए थे, एक्सटेंशन मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई थी और ये कहा गया था कि 2 महीने और आपकी सेवाएं आगे बढ़ाएंगे, इसके बाद फिर आपके ऊपर एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी विचार करेगी। लेकिन अब दोबारा से मियाद खत्म हो रही है, दोबारा से ये मुद्दा आ रहा है, तो इस मुद्दे को अब विपक्ष की तरफ से भी खड़ा किया जा रहा है। इनका कहना, विपक्ष का कहना है कि हमने हमेशा कोशिश की कि इनके लिए स्थायी पॉलिसी बन सके, जो कि नहीं बन सकी। इसके बाद एक विपक्ष की तरफ से एक और बात कही गई थी कि कौशल विकास निगम के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को लाया जाएगा ताकि इनकी नौकरी ना हो, लेकिन वो भी विपक्ष की तरफ से जब पूर्व में सरकार भाजपा की थी नहीं कर पाए हैं। अब वर्तमान सरकार के ऊपर मुद्दा भी बनाया जा रहा है। अब लोकसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में भी होंगे पूरे देश के साथ, तो उस वक्त भी ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा। जिस प्रकार से सरकार का रुख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए और विपक्ष लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों के सपोर्ट की बात कर रही है, पूरा मसला करीब राजेंद्र बिल्कुल सही बात आपने कही कि इस वक्त अपोजिशन के पास एक तरह से मौका है और अपोजिशन एक तीर से कई निशाने साधना चाह रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भाजपा चाहेगी कि इस मुद्दे को गर्म रखे। बिल्कुल, इसीलिए लगातार ये मुद्दा पिछले दिनों भी जब आउटसोर्स कर्मचारी, चाहे वो जल शक्ति विभाग के थे या स्वास्थ्य विभाग के थे या फिर PWD विभाग के थे, जब ये सचिवालय पहुंचे थे तो विपक्ष की तरफ से लगातार हमले वर्तमान सरकार के ऊपर किए गए। हालांकि सरकार की तरफ से भी रुख अब स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अब जैसे ही सरकार बनी थी, पहला सत्र हुआ था, दूसरा सत्र हम कह सकते हैं, यहाँ जब विधानसभा में हुआ था तो विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से, उद्योग मंत्री की तरफ से, संसदीय कार्य
मंत्री भी क्योंकि हैं हर्षवर्धन चौहान, तो उनकी तरफ से विधानसभा में कहा गया था कि आउटसोर्स को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, इसकी जगह एक स्थायी पॉलिसी लाई जाएगी। लेकिन ना तो स्थायी पॉलिसी सरकार की अभी तक आई है और आउटसोर्स के ऊपर भी क्योंकि जो पद खाली हो रहे हैं, जहां जरूरत है वहां भर्तियां भी जरूर की जा रही हैं। तो ऐसे में दिक्कत अब सरकार के सामने भी है कि इस इशू को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि संख्या एक बड़ी हो गई है। 50,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी, चाहे वो अलग अलग विभागों में है या फिर प्रोजेक्ट्स के तहत हैं। प्रोजेक्ट्स के तहत एक बड़ी संख्या में कर्मचारी आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में दिक्कत अब सरकार के सामने ये भी हो गई है कि इतना बड़ा वोट बैंक है, इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। और दूसरा, क्योंकि 50,000 अगर कर्मचारी हैं तो हर 50,000 परिवारों को ये लोग कवर करते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा इशू एक हिमाचल प्रदेश में बनता जा रहा है और लोकसभा चुनावों में या फिर आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में, क्योंकि बड़ा इशू अब सरकार के समक्ष आता जा रहा है और सरकार की तरफ से एक जो एक्सक्यूज दिया जा रहा है या बात रखी जा रही है, वो हिमाचल प्रदेश में जो वित्तीय स्थिति है उसको भी समक्ष लाया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति इतनी बेहतर नहीं है। और दूसरा ये है कि अलग अलग नियमों के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट में आउटसोर्स की भर्ती हुई है। तो ऐसे में वो भी दिक्कत इन सबको आउटसोर्स कर्मचारियों को एक नियम के तहत बांधने में आ रही है। जो लीगल बिल्कुल राजेंद्र, एक अपोजिशन को और बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा तो मिल ही गया है, लेकिन अब इसमें राजेंद्र ये देखना भी बहुत अहम होगा कि सरकार इस पर किस तरह का कदम उठाती है, क्योंकि एक तरफ अपोजिशन लगातार सरकार पर हमला कर रही इस मुद्दे को लेकर। अब इस मुद्दे पर सरकार के आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और डिटेल से जानकारी देने के लिए। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।